नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। 28 नवंबर 2023 को जब दिन शुरू हुआ तो उत्तरकाशी में टनल वाली साइट पर एक तेजी थी। लोग सुरंग को खोदकर उन मजदूरों के पास जल्दी पहुंचने की कोशिश में थे जो 12 नवंबर से सुरंग ढहने के कारण अंदर फंसे हैं। सुबह 10 बजे के आसपास खबर आई, फंसे हुए मजदूर सिर्फ 5 मीटर दूर हैं। फिर एक और खबर की दूरी अब 4 मीटर, अब 3 मीटर, अब 2 मीटर रह गई है। इस दूरी को पाटने में कितने जतन हुए, विस्तार से बताएंगे। लापरवाही कहां पर हुई, इसके बारे में भी ज़रूरी सवाल पूछेंगे। और भी खबरें बताएंगे, लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में पहले लेटेस्ट जानकारी सुनते हैं न्यूज़ रूम के अपने साथी से। आपको मेरे साइड में तस्वीरें और वीडियोस चलते दिख रहे होंगे जो उन मज़दूरों के हैं, उन 39 मज़दूरों के हैं जो टनल से बाहर आ चुके हैं। जी हाँ, सिलक्यारा में जो टनल थी वहाँ पे जो 41 मज़दूर 17 दिन से फंसे हुए थे वो वहाँ से अब बाहर आ चुके हैं। बाहर आने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनसे मुलाकात की, माला वाला पहनाया, उनसे बातचीत की और उन्हें प्राथमिक जांच के बाद उन्हें उचित स्वास्थ्य केंद्रों की ओर भेज दिया गया। उनके परिवार वाले भी उनके साथ मौजूद थे और वहां भेज दिया गया। कुछ अस्पताल जैसे उत्तरकाशी में मौजूद जिला अस्पताल और देहरादून और ऋषिकेश में मौजूद जो अस्पताल हैं वहां पर बेड रिजर्व किए गए थे और साथ ही टनल के अंदर ही एक मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाया गया था कि मजदूरों को सही उपचार दिया जा सके। और साथ ही ये भी खबर आ रही थी कि आज दिल्ली में केंद्रीय यूनियन कैबिनेट की बैठक हो रही है, पीएम मोदी उसमें मौजूद है, लेकिन वहां से भी वो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पे नजर बनाए हुए हैं। 41 मजदूरों की जिंदगी का सवाल जो पूरे देश ने करीब से देखा। कभी उम्मीद, कभी निराशा, तो कभी आशंका। बार बार बात हुई कि वो आज बाहर आ सकते हैं, कल बाहर आ सकते हैं, पर ये राहत का काम खिंचता रहा। अब क्या स्थिति रही आज? सुरंग के दरवाजे पर एम्बुलेंस तैनात रही, स्ट्रेचर्स के साथ मजदूरों का स्वागत करने के लिए फूल मालाएं रहीं। बचाव करने पहुंचे इंजीनियर विजय का चिन्ह दिखाकर अपनी खुशी भी जाहिर करते रहे। लेकिन इन मजदूरों की जिंदगी पर ये आफत आई कैसे और उसके बाद इनको बचाने के लिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला कैसे, इन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे और पूछेंगे सरकार से सवाल। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार। पर इन सवालों से पहले देश भर की अदालतों का आज हाल जानते हैं। कौन से आदेश और कौन सी टिप्पणियां हमारे सामने आई। आज सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा के दौरान मरे लोगों को लेकर निर्देश जारी किए। कोर्ट ने हिंसा की जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी। कमेटी ने कोर्ट को बताया कि मुर्दा घरों में अब तक पड़े हुए 175 शवों में 169 की पहचान कर ली गई है। 81 शवों के परिवार या जानने वाले मिल गए हैं। 88 अब तक लावारिस हैं। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा ने इसके बाद जोर देकर कहा कि लावारिस शव अनंत काल तक मुर्दा घरों में नहीं रह सकते। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने कुछ और निर्देश भी दिए। क्या निर्देश? मणिपुर सरकार ने दफनाने या दाह संस्कार के लिए 9 जगहें तय की हैं। जिन परिवारों ने शव ले लिए वो बिना किसी रोक टोक के तय जगहों पर अंतिम संस्कार करें। राज्य के अधिकारी पहचाने गए शवों के निकटतम संबंधियों को सूचित करें। लावारिस शवों की जानकारी अगले सोमवार 4 दिसंबर तक निकटतम संबंधियों को दे दी जाए और बता दिए जाने के बाद भी अगर शव लावारिस रहे तो राज्य को उनके उचित धार्मिक संस्कार करने की इजाज़त है। कलेक्टर और SP कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे। और शिकायत की गई कि इम्फाल में कई शव पड़े हैं। प्रदेश प्रशासन कदम उठाए ताकि राहत शिविरों में या निकटतम रिश्तेदार अंतिम संस्कार के लिए शव स्वीकार कर सके। ये सुप्रीम कोर्ट की मणिपुर पर टिप्पणी थी। अब रुख करते हैं केरल हाई कोर्ट का। यहाँ अदालत ने 29 वकीलों के खिलाफ अवमानना का केस किया है। जी, अदालत ने केस किया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। वजह, ये वकील कथित तौर पर केरल के कोट्याम जिले में एक मजिस्ट्रेट अदालत के सामने प्रदर्शन में शामिल थे। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक घटना 23 नवंबर की है। एक वकील के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। 7 के वकीलों ने इसका विरोध किया, प्रदर्शन किया। इस दौरान नारेबाजी करते हुए वे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेजा सेतुमोहन की अदालत में घुस गए। 2 दिन बाद 25 नवंबर को हाईकोर्ट ने केस का स्वतः संज्ञान लिया और मानना का मामला शुरू किया। जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और जस्टिस G गिरीश की बेंच ने कहा वकीलों के खिलाफ आरोप गंभीर हैं, लिहाजा अवमानना का केस दर्ज किया जाए। अदालतों के हाल के बाद अब रुख करते हैं उत्तरकाशी का। 16 दिनों से यहां सिलक्यारा टनल में फंसे हुए मजदूरों को बाहर लाने की तैयारी पूरी हुई।
मजदूरों की निकासी की तैयारी कितनी पुख्ता थी, इसको लेकर विशेषज्ञों ने कमेंट किया। सुनिए उनकी प्रतिक्रिया। जैसा आप सभी जानते हैं कि कुछ ही मीटर की दूरी बची है, हो सकता है 3 मीटर, हो सकता है 5 मीटर, और एग्जैक्ट देयर इज लाइक कुछ, क्योंकि किस लेवल पे निकल रहा है, कितना पाइप टिल्ट हुआ है, वो सारे के सारे प्रोजेक्शंस जो भी हैं, दो ही माइट बी समवेयर बिटवीन 57 टू 59। तो आप जिस ढंग से भी आइडिया लगा सकते हैं कि कुछ घंटे हमारे लगने की संभावना है, अगर कुछ और ऐसी अड़चन नहीं आई जिसके चांसेस रिलेटिवली बहुत कम है, तो आप सभी इसके बारे में अपनी तरफ से गैस खुद भी लगा सकते हैं। लेकिन ये है कि बाय इवनिंग वी आर होपिंग एंड अगेन आई विल से कि लेट्स प्रे एंड होप। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बात की। रेस्क्यू पर क्या कहा, सुनते हैं। जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी के जरिए आज पाइप 53 मीटर तक अभी तक जा चुका है, और एक पाइप और उसके बाद 2 पाइप, मेरे ख्याल से अधिकतम 2 पाइप और लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। हो सकता है कि 2 से कम में भी जो है ब्रेक थ्रू हो जाए। तो उन सभी के बारे में उनको जानकारी दी है और उन्होंने जानकारी ली है। टनल के बाहर अपनों का इंतजार करते हुए परिजनों ने भी बात की। आंखों में आंसू आपके पहले से आ रहे हैं? जी नहीं है, खुशी के आंसू। खुशी के आंसू? हाँ, खुशी के आंसू। कुछ घर में फोन कर दिया? जी फोन तो नहीं किया, हम तो चलाना ही मोबाइल नहीं जानते, किया नहीं, मगर खबर हो गई होगी वहाँ से। ये मान के चल रहे हैं क्योंकि आपकी पत्नी आसक पे थी, उस दिन वो बहुत घबराई हुई थी, अपने बेटे के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थी, और हम लोगों ने उन्हें कहा था कि पहले फर्स्ट टाइम में तो उनको गले मिलाएंगे कि आप लोग कैसे हैं, ये हाल चाल उनसे पूछेंगे कि आपका हेल्थ कैसा है। ठीक है सर, जो उनसे मिलेंगे तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। हाँ। सब इसलिए आशा और खुशी से भरे क्योंकि इंजीनियर और रेस्क्यू में लगे तमाम लोगों की सफलता सामने दिख रही थी। अब आप इस पूरे वाकये की टाइमलाइन देखेंगे तब पता चलेगा कि ये बचाव कार्य कितना कठिन था, किस तरह की दिक्कतें आई। 12 नवंबर से शुरू करते हैं। 12 नवंबर 2023 दिवाली का दिन। इसी दिन उत्तरकाशी में अंडर कंस्ट्रक्शन सुरंग का एक बड़ा हिस्सा धंस गया और 41 मजदूर फंस गए। फिर शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। टनल में फंसे मजदूरों को एक पाइप के जरिए ऑक्सीजन, खाने पीने का सामान देने की व्यवस्था शुरू हुई। 13 नवंबर 2023 अगले दिन इस पाइप के जरिए मजदूरों से संपर्क किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमों को सुरंग से मलबा हटाने में काफ़ी दिक्कतें सामने आ रही थी। पहले दिन से ही मलबे को हटाते ही ये नए सिरे से फैल जाता था। 14 नवंबर 2023 आया, यानी अब 48 घंटे हो गए और भारी भरकम मशीनों के सहारे अब हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग शुरू हुई। वर्टिकल यानी कि ऐसे, हॉरिजॉन्टल यानी कि ऐसे, ये ड्रिलिंग शुरू हुई। रेस्क्यू टीम सुरंग के अंदर 900 मिलीमीटर पाइप लगाकर रास्ता बनाने की कोशिश कर रही थी। अधिकारियों ने दावा किया कि शाम होते होते मजदूरों को निकाल लिया जाएगा, पर शाम हुई तो दावा फेल हो गया क्योंकि बचाव कार्य के दौरान मलबा गिरने से अंदर भगदड़ मचने लगी। सुरंग में पाइप डालते वक्त ड्रिलिंग मशीन में भी गड़बड़ी हुई और प्लेटफॉर्म भी टूट गया, यानी रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा। 15 नवंबर का दिन आया और भारतीय वायुसेना का C-130J हरक्यूलिस विमान ड्रिलिंग की हैवी मशीन लेकर उत्तराखंड के चिन्यालीसौड़ में उतरा। ये थी वो मशहूर ड्रिलिंग आगर मशीन जो इस दावे के साथ सिलक्यारा टनल पहुंची कि ये मजदूरों तक पहुंचने का रास्ता आसान कर देगी और जल्द कर देगी। इस दिन रेस्क्यू ऑपरेशन में विशेष सुझाव लेने के लिए थाईलैंड और नॉर्वे की एजेंसियों से भी संपर्क साधा गया। 16 नवंबर का दिन आया और ऑगर मशीन के जरिए 800 मिलीमीटर का पाइप मलबे में डाला गया। इस मशीन से मलबे को काटने में आसानी हो रही थी, फिर भी मलबा नीचे गिरने की आशंका देखते हुए काम धीमी गति से किया जा रहा था। 17 नवंबर को 57 मीटर लंबे मलबे को चीरकर करीब 24 मीटर की ड्रिलिंग पूरी हुई। 4 पाइप डाले गए। जब 5वां पाइप डाला जा रहा था तो पत्थर आ गया, मशीन फंस गई। इंदौर से एक और ऑगर मशीन एयरलिफ्ट करके लाई गई। शाम को नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी NHIDCL ने फिर बताया कि सुरंग में एक बड़ी दरार आ गई है। एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट के आधार पर इस ऑपरेशन को तब तुरंत रोक दिया गया। फिर 19 नवंबर का दिन आया और इस दिन सुरंग को 3 दिशाओं से खोदना शुरू किया गया। सिलक्यारा की ओर से जो सुरंग का मुंह था उस ओर खुदाई शुरू की NHIDCL ने। दूसरे सिरे यानी बरकोट की तरफ से टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने खुदाई शुरू की। इसके अलावा सुरंग के ऊपर मौजूद पहाड़ी से नीचे की ओर वर्टिकल खुदाई शुरू की रेल विकास निगम लिमिटेड यानी RVNL ने। 20 नवंबर को ये वर्टिकल ड्रिलिंग RVNL वाली सफल दिखने लगी। ध्यान दें, सुरंग को 3 दिशाओं से खोदा जा रहा था। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि एक तरीके के फेल होने की सूरत में दूसरा तरीका मौजूद रहे। लेकिन सुरंग के सिलक्यारा वाले सिरे से जो खुदाई की जा रही थी उससे लोगों को ज़्यादा आशाएं थी क्योंकि मजदूरों को बाहर लेकर आने का ये रास्ता सबसे तेज़ और सेफ था।
ऑगर मशीन भी इसी रास्ते पर लगाई गई थी, लेकिन इसी मौके पर ऑगर ने धोखा देना शुरू किया। कभी वो चट्टान में जाकर फंस जाती, कभी मलबे में मौजूद लोहे की छड़ों और दूसरी चीज़ों में जाकर फंस जाती। ऐसे में राहत कार्य में लगे लोगों को बार बार इस मशीन का रेस्क्यू करना पड़ता और मैनुअल खुदाई शुरू करके ऑगर मशीन को चलायमान बनाया जाता। वो फिर जाकर फंस जाती। आखिरी में इस मशीन का यूज़ बंद कर दिया गया और प्लाज्मा कटर की मदद से फंसी हुई ऑगर को काट कर अलग किया गया। ये रेस्क्यू ऑपरेशन का वो मौका था जो बहुत बेसब्री से भरा था, क्योंकि मजदूर अब 10 मीटर की दूरी पर ही थे। ऐसी हालत में गड़बड़ियों की हताशा की गुंजाइश थी और तब इंजीनियर्स ने एक बड़ा फैसला लिया कि अब मशीनों से नहीं, हाथ से खुदाई करेंगे। पर यह फावड़े कुदाल से होने वाली आम खुदाई नहीं थी, ये थी रैट माइनिंग, यानी चूहों जैसी खुदाई। क्या होती है ये? जैसे चूहा होता है, उसे अपनी जगह बनानी होगी तो वो चुपचाप आने जाने के रास्ते पर बराबर छेद करता रहता है और अपनी कार्रवाई को शनै शनै अंजाम देता है। वैसे इस माइनिंग में मजदूर अपने साइज के बराबर एक छेद करते हैं धीमे धीमे। इस खुदाई का भारत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल मेघालय में होता था। वहाँ खदानों से कोयला निकालने के लिए मजदूर और ठेकेदार इस तरह की खुदाई करते। इसके बाद एक आदमी छेद से भीतर जाता और कोयला लेकर आता। ये प्रैक्टिस गड़बड़ थी, इसमें कई लोग घायल होते थे, मरते थे, इसलिए इसके खिलाफ याचिकाएं भी लगाई गई और आखिर में 2014 में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने मेघालय इस प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगा दिया। राज्य सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई और मामला आज भी कोर्ट में सुना जा रहा है। बहरहाल लोगों को बचाने की जुगत में इस रैट माइनिंग का इस्तेमाल भी हुआ और ये बेहतर विकल्प साबित हुआ। टनल में माइनर्स ने खुदाई शुरू की। टारगेट वही तरीका, धीमे धीमे खुदाई करके पाइप डालने भर की जगह बनाई जाए, पाइप डाली जाए और इसके ज़रिए अंदर फंसे मजदूरों को लिटाकर बाहर की ओर खींचा जाए एक स्ट्रेचर पर। बार बार ड्रिल करके इसकी तैयारी भी की गई। इस मौके पर रैट माइनिंग करने वाले मजदूरों से बात की इंडिया टुडे ने। जैसे स्मॉल ड्रिलिंग बिट्स जैसे हम लोग दीवारों में छेद करते हैं, इस तरह के जो होता है उस तरह के बिट अरेंजमेंट्स के साथ, ड्रिलिंग छोटी रिग्स के साथ उसके साथ काम किया जाता है। उससे ड्रिल किया जाता है, उसको मैनुअली एक्सकेवेट किया जाता है और फिर इसको इसके थ्रू, पाइप के थ्रू ये पुश बैक कर रहे हैं। तो इसमें जो 2 टीम बनाई गई है, 6-6 लोगों की टीम है, वो यही कर रहे हैं कि 2 लोग पुश कर रहे हैं, आगे जाके एक आदमी बिट से ड्रिलिंग कर रहा है। 6 लोगों की जो टीम बनी है, आगे एक इंसान बैठ के मलबे को हटा रहा है, दूसरा उसको जो है ट्रॉली पे शिफ्ट करके वो धीरे धीरे बाहर निकाल रहे हैं। जैसे वो मैनुअली ड्रिलिंग बिट से ड्रिल कर रहे हैं, ड्रिल करते धीरे धीरे मटेरियल जो भी एक्सकेवेट हो रहा है उसका एक्सकेवेट को ट्रॉली में डाल के उसको। फिर 28 नवंबर 2023 का मौका आया जिसका सभी को इंतजार था। सीएम धामी ने ट्वीट करके जानकारी दी कि श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए टनल में पाइप डालने का काम पूरा हो चुका है। शीघ्र ही सभी श्रमिक भाइयों को बाहर निकाल लिया जाएगा। टनल के बाहर एम्बुलेंस के लिए सड़क ठीक कर ली गई। उत्तरकाशी से लेकर ऋषिकेश और देहरादून तक के अस्पतालों में बिस्तर रिजर्व किए गए। अस्पताल के तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए। इन सब के बीच सूत्रों से खबर आई कि एक मजदूर को पाइप से बाहर आने में 3 से 4 मिनट का वक्त लगेगा। कुल 41 मजदूर हैं, यानी कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में होते होते रात हो जाएगी पूरी तरह से रेस्क्यू होने में। इन सब के बारे में ब्यौरे दिए एनडीएमए के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन ने। सुनिए उनका बयान। एस्टिमेट है कि हर एक इंडिविजुअल को बाहर लाने के लिए तकरीबन 3 से 5 मिनट लग सकते हैं। उसके बाद डिपेंड करता है कि इक्विपमेंट और पाइपलाइन की स्थिति क्या है। अकॉर्डिंग टू दैट थोड़ा वेयर एंड टेयर ज़रूर होगा उस पर। उसके मुताबिक दे में बी सम इंटरवल्स। तो ये मेरे ख्याल से तो रात भर लग सकती है इसके अंदर, इस ऑपरेशन में। मगर पूरी तैयारियां बाहर जो हैं, मेडिकल, लॉजिस्टिक्स, वो सब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उम्मीद और इंतज़ार, यही 2 शब्द आज दिन भर टीवी स्क्रीन पर और इस खबर पर नज़र रखने वालों के साथ बचे रहे। अंततः क्या हुआ, हमने आपको सूचित किया। उम्मीद है कि इस शो को देखते समय तक मजदूर खुली हवा में सांस ले रहे होंगे। ये तो हुई राहत की बात, पर सवाल नहीं खत्म हुए। सवाल जिम्मेदारी और जवाबदेही के। क्या है सवाल? 5 प्रश्न हैं जिनका जवाब सरकार को देना है। पहला, रेस्क्यू टनल की गैर मौजूदगी। किसी भी मार्ग पर जब कोई टनल, सुरंग बनाई जाती है तो उसके बराबर में एक रेस्क्यू टनल, बचाव की सुरंग बनाई जाती है। किसी हादसे की सूरत में मजदूर इससे बाहर निकल सकते हैं। सिलक्यारा में ये टनल सिर्फ नक्शे पर मौजूद थी, असल में नहीं बनाई गई। 20 नवंबर को जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से उत्तरकाशी में पत्रकारों ने रेस्क्यू टनल की गैर मौजूदगी को लेकर सवाल पूछा तो वो बोले इस पर अलग से बात कर लेंगे। उत्तराखंड में ये रेस्क्यू टनल अगर मौजूद होती तो क्या ये हालात होते? शायद नहीं। दूसरा सवाल,
ह्यूम पाइप की गैर मौजूदगी। इंडिया टुडे के आशुतोष मिश्र की रिपोर्ट बताती है कि सिलक्यारा टनल में ह्यूम पाइप भी मौजूद नहीं था। ये कंक्रीट की पाइप होती है जो टनल की पूरी लंबाई में फैली होती है। किसी हादसे की सूरत में ये पाइप भी एस्केप में मददगार साबित होती है। सिलक्यारा टनल में ये पाइप लगाई तो गई, लेकिन बिना कोई कारण बताए फिर हटा भी दी गई। किसके निर्देश पर और जिनका काम निगरानी का था, उन्होंने क्या किया? तीसरा सवाल, उत्तराखंड में टनल निर्माण के दौरान दो तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। पहली, अचानक भारी मात्रा में पानी निकलना, और दूसरी, अप्रत्याशित रूप से कतरनी चट्टानों यानी आपस की रगड़ से घिसी हुई का मिलना। इन वजहों से अमूमन भूस्खलन होता है और टनल अंदर की ओर धंसती है। जाहिर है सिलक्यारा टनल की तैयारी के वक्त जियोलॉजिकल और जियोटेक्निकल जांच की गई होगी, मिट्टी की भी जांच। क्या उसकी रिपोर्ट कंपनी को दी गई, और अगर ऐसा हुआ तो कंपनी ने इस पर क्या अमल किया? चौथा सवाल, सुरंग का एक हिस्सा क्यों धंसा, कैसे धंसा, क्या इसकी कोई पुख्ता जानकारी अब तक सामने आई है? और पांचवा, रेस्क्यू ऑपरेशन में 16 दिनों से ज़्यादा का वक्त लगा। अगर मशीन इतना फंसी कि टूट गई, उसे प्लाज्मा कटर से हटाया गया। इसके पहले भी दूसरी मशीनें फंसी थी। परिजनों ने यह आरोप भी लगाया कि मजदूरों को बचाने की जगह प्रयोग किए जा रहे हैं। तो क्या रेस्क्यू का एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP सिलक्यारा में गायब था, जिस वजह से इतना वक्त बर्बाद हुआ? हमने ये सवाल सरकार के सामने रखे और पूछे एक्सपर्ट से। सुनिए उनकी राय। पहले 2-3 दिन जो है सारी एजेंसीज का आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, और ये कोऑर्डिनेशन बनता है बहुत देर में जा करके, और जब वो बनता है तो फिर हमको दिखता है कि वो सफलता भी उसकी मिली है। और जो ये ऑगर मशीन बुलाई गई, जो मंगाई गई अमेरिका वाली, ये ऑगर मशीन जो है इसलिए इसमें हमको लगता है सफल नहीं है क्योंकि जो पूरा टेरेन है और वहाँ जो अंदर जो स्थिति थी, इनको पता था कि वहाँ जो है लोहे के गार्डर हैं, लोहे के सरिया हैं, और उनमें वो फंस करके जो है काम नहीं कर रही है। तो जो बात 16वें और 17वें दिन में हुई, उसको जो है मजदूर पहले दिन कह रहे थे। जो साइट पर खड़े मजदूर हैं वो कह रहे थे शुरू दिन में ही कि अगर हमको ये काम करने दिया जाए अपने देसी तरीके से, तो हम इसको 1 दिन में 2 दिन में इस टनल को साइड से खोद करके, छेद करके और ये निकाल लेते हैं इन लोगों को। तो जो है ये इसमें ये भी इसका प्रकट होता है कि वहाँ जो है ऐसी आपदा से निपटने की कोई तैयारी नहीं थी। इतना बड़ा प्रोजेक्ट 1400 करोड़ रुपए का आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, 4.5 किलोमीटर लंबी आप सुरंग बना रहे हैं, और वहाँ जो है ऐसी आपदा से निपटने के लिए कुछ भी औजार नहीं है। आपको कील कांटा भी मंगाने के लिए दिल्ली जाना पड़ रहा है, हवाई जहाज से मशीनें आ रही हैं तब जबकि आपदा आ चुकी है। तो इसलिए ये पूरा जो है आपदा प्रबंधन का और ये जो कंपनी इस काम को कर रही है उसका ये पूरा फेल्योर है, और उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब जो है आफत आ जाए तब उसके बाद जो है जब चूल्हे में कढ़ाई रख दो तब जीरा ढूंढने के लिए जाइए। तो उस तरह की स्थिति वो दिखाई दे रही है। और जो है इस पूरी परियोजना में न तो जो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया गया, यानी कि जो है पर्यावरण प्रभाव आकलन नहीं किया गया, जिससे कि पता चले कि अगर ये जो टेरेन कैसा है, यहाँ कैसी प्रकृति है, कैसी चट्टानें हैं, कैसी मिट्टी है, और उसके हिसाब से जो है उसको कटिंग किया जाए ताकि ऐसी आपदा ना आए। और आप तो 12 तारीख की बात कर रहे हैं, मैं तो उससे पहले की बात कर रहा हूँ कि 10-15 दिन पहले ही मजदूरों ने कह दिया था कि वहाँ से ऊपर से लूज गिरने वाला है, वो जो है ऊपर से झड़ रहा है, और उन्होंने अपने सुपरवाइज़र को ये बता दिया। उसके बावजूद उसकी प्रिकॉशंस नहीं ली गई, उसकी सुरक्षा का इंतज़ाम नहीं किया गया, और इतने लोगों की ज़िंदगी खतरे में डाली गई। और इससे और आगे बढ़ कर के जाएँ, अगर ये सुरंग पूरी हो गई होती, इसका काम पूरा हो गया होता, और 4.5 किलोमीटर की सुरंग है, और इसमें जो है ट्रैफिक चल रहा है, 100-150 बसें वहाँ हैं, गाड़ियाँ वहाँ हैं, और उसमें हज़ारों लोग अगर फंस जाएं तब क्या होता? तो जो है ये बहुत बड़ी लापरवाही है। इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए क्या कोर एरियाज़ के जो स्टडी होती है वो की गई थी? एरिया का, प्रोजेक्ट एरिया का पूरा जियोलॉजिकल सर्वे हुआ था। डंपिंग जोन जो कि खुद सवालों के घेरे में है, उसका सर्वे हुआ या उसकी स्टडी हुई थी कि नहीं? इसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक समिति बनाई है जिसमें 6 लोग हैं, और उसमें जियोलॉजिस्ट से लेकर एनवायरमेंटलिस्ट हैं और प्रशासन के अधिकारी हैं। वो इस पूरे मुद्दे को जांचेंगे और उसके बाद रिपोर्ट आएगी। फ़िलहाल सरकार में इसको लेकर कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार में लोगों का या फिर खुद मुख्यमंत्री का कहना है कि पहले हम रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लें, उसके बाद जो है इस पूरे टनल को लेकर सेफ्टी ऑडिट क्या ली गई थी या फिर रेस्क्यू को लेकर प्रिपेयर्डनेस थी कि नहीं थी,
उसके बारे में जांच होगी। जब हम रिपोर्टिंग के लिए वहाँ पहुँचे थे तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला था जिससे कहा जाए कि रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए टनल का जो मैनेजमेंट है वो तैयार था। यानी कि टनल का मैनेजमेंट क्या ये मान के चल रहा था कि इस टनल में कभी कोई हादसा नहीं होगा, या फिर देश दुनिया में जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें कोई हादसा नहीं होता। हादसे के लिए हमें तैयार रहना पड़ता है और तैयारी के लिए जो रेस्क्यू मिटिगेशन प्लान्स होते हैं या डिज़ास्टर मिटिगेशन प्लान्स होते हैं उनको अमल में लाना पड़ता है। फ़िलहाल हमें इसकी यहाँ पर कमी दिखाई दी। अब जवाब जो है वो सरकार मांगेगी और उस पर जब इसकी इंक्वायरी होती है तब सारी चीज़ें सामने आएंगी। निर्माण कार्य ज़रूरी है, विकास भी ज़रूरी है, लेकिन नागरिकों की जान की कीमत पर तो कतई नहीं। और उनकी जान जो समाज में सबसे कमज़ोर हैं, सबसे गरीब हैं, जो त्योहार के दिन भी पत्थर और मिट्टी हटाते हैं ताकि उनके घर का चूल्हा जले, उनकी रक्षा इस गणतंत्र को, इस सरकार को और यहाँ की जनता को करनी ही होगी। अब रुख करते हैं बिहार का। यहाँ सरकारी स्कूलों की छुट्टियों को लेकर बवाल रहा। वजह शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए कैलेंडर। सरकार ने पहली बार 2 कैलेंडर जारी किए, उर्दू स्कूलों के लिए अलग और गैर उर्दू के लिए अलग। गैर उर्दू स्कूलों के कैलेंडर में महाशिवरात्रि, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टियां हैं, जबकि उर्दू स्कूल में ये छुट्टियां नहीं हैं। और इस तरह की और भी रक्षाबंधन, तीज और जिउतिया की छुट्टियां दोनों कैलेंडर में नहीं दी गई। इसके अलावा ईद और बकरीद की छुट्टी में दोनों कैलेंडर में अलग अलग स्थिति है। उर्दू स्कूलों में ईद के त्यौहार के लिए 3 दिन की छुट्टी, गैर उर्दू स्कूलों में 1 दिन की छुट्टी। उर्दू स्कूलों में बकरीद और मुहर्रम पर भी अवकाश बढ़ाया गया, जबकि गैर उर्दू में ऐसा नहीं हुआ। छठ पूजा की छुट्टियों में दोनों कैलेंडर एक हैं, यानी दोनों जगह इस त्यौहार के लिए 3-3 दिन की छुट्टी दी गई। अब धर्म आधारित छुट्टियों के इस कैलेंडर को लेकर जो राजनीतिक बयानबाजी शुरू हुई वो जानते हैं। बीजेपी ने नीतीश सरकार पर हिंदू त्योहारों की छुट्टियों में कटौती करने और मुस्लिम त्योहारों की छुट्टियां बढ़ाने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरकार की आलोचना करते हुए लिखा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार, नीतीश और लालू सरकार ने स्कूलों में मुस्लिम पर्व की छुट्टी बढ़ाई, हिंदू त्योहारों में छुट्टी की खत्म। बिहार बीजेपी के दूसरे नेता भी इस मामले पर बयान देते नजर आए। चुन चुनकर हिंदुओं के जितने पर्व थे उन सभी पर्वों को की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया और मुसलमानों के पर्व की जो छुट्टियां थी उनको बढ़ा दिया गया। नीतीश जी, इसको हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। ये हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचायक है। और नीतीश जी, एक काम कीजिए, बिहार को इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर कर दीजिए, असेंबली से पास करवाइए, संसद के पास भेज दीजिए कि बिहार का पहला धर्म इस्लाम होगा। विपक्ष के हमलों पर राजद और जेडीयू की सफाई आई। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, छुट्टियों पर राजनीति ठीक नहीं, शब बारात की छुट्टी घटाई गई है, बीजेपी इस पर क्यों नहीं बोल रही। दूसरी ओर आरजेडी का कहना है कि बीजेपी छुट्टियों को भी धर्म के चश्मे से देख रही है। हिंदुओं के त्योहार का सवाल नहीं है, सवाल है कि 60 दिन की छुट्टी घोषित है कि नहीं। अगर हिंदुओं को मापदंड माना जाएगा तो गुजरात में दीपावली का 20 दिन का छुट्टी, पड़ोस के उत्तर प्रदेश में सूर्य उपासना में 1 दिन की छुट्टी, छठ की छुट्टी, लेकिन बिहार में 60 दिनों की छुट्टी है। महत्वपूर्ण विषय है कि भारतीय जनता पार्टी इसका सांप्रदायिकरण कर रही है। तो शब बारात की भी छुट्टी कटौती की गई है, लेकिन विभिन्न छुट्टियों को जो बढ़ाया गया है, इस संबंध में हमारी उम्मीद है कि शिक्षा विभाग इसमें स्पष्टीकरण दे कि किस परिस्थिति में आपने मुहर्रम सहित विभिन्न पर्वों की छुट्टियां बढ़ाई है। शिक्षकों की मांग होती है और सरकार इस शिक्षा विभाग के निर्णयों को भी बदलने का काम करती है। कई ऐसे शिक्षा विभाग के निर्णय हुए जिसको सरकार ने बदला है। अगर कुछ त्रुटियां होगी तो सरकार इस पर निर्णय करेगी, इसको बदला जाएगा। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में और शिक्षा में धर्म के चश्मे से सियासत करना ये बिल्कुल ही गलत है और ये बीजेपी कर रही है। बिहार में सरकारी स्कूलों की छुट्टियों को लेकर हो रहा विवाद नया नहीं है। इससे पहले अगस्त के महीने में रक्षाबंधन और छठ के अवकाश में कटौती को लेकर भी नीतीश सरकार विपक्ष के निशाने पर आई थी और अब ये नया बवाल। आज के शो में खबरों का सिलसिला यहीं तक। अब चलते हैं उम्मीद की बात की ओर। आज बात खेल की। 27 नवंबर 2023 ये दिन खेल के नज़रिए से जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अहम रहा। इस दिन जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम यानी एमए स्टेडियम में एक इंटरनेशनल मैच खेला गया। हरभजन सिंह की टीम मणिपाल टाइगर्स और ऑस्ट्रेलियाई एरन फिंच की टीम सदर्न सुपरस्टार्स के बीच T20 लेजेंड्स लीग का मैच। ये दिन और ये मैच इसलिए अहम था क्योंकि जम्मू कश्मीर में करीब 35 साल बाद कोई इंटरनेशनल प्लेयर्स की शिरकत वाला मैच हुआ। इस मैदान में आखिरी दफ़ा मैच 1988 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाना था, लेकिन बारिश हुई
और फिर बिना ही गेंद डाले मैच को रद्द कर दिया गया। अगले साल जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर उग्रवाद शुरू हुआ और बन गया 35 साल का गैप। लेकिन घाटी में, लेह लद्दाख में, जम्मू में अब शांति लौट रही है। इस तरह की गतिविधियां इस बात की सूचक हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश में अमन चैन का माहौल रहे, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे मणिपुर या फिर कोई और इलाका। आप देखते रहिए ललन टॉप शो। खबरों का सिलसिला आपको ललन टॉप पर नजर आता रहेगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।